अच्छा जनाब, ये है पब्लिक ऑर्डर इमरजेंसी कमीशन एक बिठाया गया था कुछ अर्सा पहले। इसके जो कमिश्नर हैं पॉल रूले, उन्होंने आज कहा है कि ये जो कनेडियन गवर्नमेंट ने इमरजेंसीज एक्ट लगाया था, ये जो इमरजेंसीज एक्ट लगाया था ये क्यों लगाया था, इसके ऊपर बात करें। क्योंकि वो कहते हैं जी कि ये होता ये है कि ये पहली दफ़ा इन्होंने लगाया है जिस वक्त के वो कॉन्वॉय आया हुआ था, फ्रीडम कॉन्वॉय डाउनटाउन टोरंटो में, और ये रिप्लेस इन्होंने किया था वॉर मेजर्स एक्ट, इसको कहा जाता था 1988 में। तो इसको पहली बार फरवरी 14 को लगाया गया था। फेडरल गवर्नमेंट ने, ट्रूडो साहब ने ये अनाउंस किया था कि ये अब हम लगा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ये ब्लॉकेड्स कर रहे हैं वहाँ पे डाउनटाउन ऑटोवा के अंदर फ्रीडम मूवमेंट्स वाले और कॉन्वॉय वाले, और फिर ये जो डाउनटाउन ऑटोवा का एरिया है वहाँ पे बहुत मैसिव प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। और ये प्रोटेस्ट जो था वैक्सीनेशन मैंडेट्स और दूसरी चीज़ों के बारे में था। ट्रक बड़े बड़े लेकर ये लोग आ गए थे और बहुत ज़्यादा डिसरप्शन इन्होंने पैदा कर दी थी और पुलिस इनको हैंडल नहीं कर पा रही थी, तो उसके ऊपर फिर ये लगाया गया था। अच्छा, उसके ऊपर अब ये कहते हैं कि जिस वक्त आप ये लगाते हैं, जो कनेडियन सिविल लिबर्टीज एसोसिएशन वाले हैं वो कहते हैं कि जिस वक्त आप ये लगाते हैं तो उस वक्त आपको एक पब्लिक इंक्वायरी जो होती है वो करनी पड़ती है, जो कि एग्जामिन करती है कि क्या ऐसे खतरनाक सर्कमस्टेंसेस मुल्क में पैदा हो गए हैं जिसकी की वजह से गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि इसको लगाया जाए। तो अब उस वक्त इन्होंने कहा था जी कि हमें लोगों ने चूंकि कहा है, फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था, हमें लोगों ने कहा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस हो रही हैं, तो आज से फिर इसकी हियरिंग शुरू हो रही है। उस वक्त जो इन्होंने ये इमरजेंसीज एक्ट लगा दिया था और उन्होंने फाइंड आउट करने की कोशिश की थी कि भाई इसमें जो है क्या। तो इसमें आज जो कमिश्नर हैं पॉल राउलो साहब, उन्होंने कहा जी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोगों के सामने ये आए, ये ट्रूथ आए, इसको अनकवर करने की ज़रूरत है। हालांकि हमारे पास जो टाइम लाइन है वो बड़ी टाइट है, लेकिन फिर भी इस सच को सामने लाना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फेडरल गवर्नमेंट ने ये क्यों किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमरजेंसी के लिए जो है लगाना चाहिए, उसके अलावा नहीं लगाना चाहिए। ये कमीशन जो थी इस साल अप्रैल 25 को जो थी फॉर्म की गई थी और उसको यही टास्क दिया गया था कि आपने जो है इन सारे लोगों को, इंक्लूडिंग जो फ्रीडम कॉन्वॉय के अंदर जो लोग इन्वॉल्व थे उन तक को भी आपने इसके अंदर बुलाना है। इसमें खैर बुलाए जा सकते, कमीशन जो है वो और भी फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को बुला सकती है, मिनिस्टर्स को बुला सकती है, प्राइम मिनिस्टर, और जो पुलिस के सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हैं उनको बुला सकती है। और ये जो फ्रीडम कॉन्वॉय के भी जो लोग थे, तमारा लीच, क्रिस बार्बर, पैट किंग और जेम्स बाउडर, क्योंकि इनके ऊपर ऑलरेडी क्रिमिनल चार्जेस जो हैं वो लगाए गए थे, इनका जो रोल था फ्रीडम कॉन्वॉय के अंदर, तो उसके लिए तो ये सब लोग जो हैं, आज हियरिंग शुरू हुई है तो अब इसको बुलाया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों पे गौर किया जाएगा कि क्या फेडरल गवर्नमेंट ने ये जो इमरजेंसीज एक्ट लगाया था ये ठीक था उस वक्त के हिसाब से या नहीं था। तो अब ये सारी प्रोब जो है ये बिठाई गई है और जाहिर है कि ये इट्स गोइंग टू बी अ मैसिव प्रोब। कनाडा के जो पार्लियामेंट्री बजट ऑफिसर हैं येव्स चिरॉ, उन्होंने आज कहा है जी कि इकोनॉमी काफ़ी वीक हो सकती है। पायाना सी तो बड़े दिनों का कह रहे हैं, 6 महीने का सी कह रहे हैं, तुसी कह रहे हो हैं जी कि जी इकोनॉमी जो है वो बड़ी हो सकती है क्योंकि बैंक ऑफ कनाडा जो है वो कॉन्स्टेंटली अपना रेट जो है, इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाता चला जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि यानी कि इनको आज या 4 महीने के बाद 4 मंथ्स डाउन द लाइन, जो हमने पहले ही कह दिया था कि साल के आखिर में 4 या 4.5 को टच करेगा, इन्होंने आज कहा है जी कि 4% को इंटरेस्ट रेट जो है वो बाय द ईयर एंड टच कर सकता है। वो कहते हैं जी कि बैंक ऑफ कनाडा जो है उसने अपना की लेंडिंग रेट 0.25% था, उससे बढ़ाते बढ़ाते अब ये 3.25% पे आ गए हैं। और वो कहते हैं जी हम इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करना चाहते हैं और ये जो है बहुत हाई होता जा रहा है और उसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी और चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती जा रही हैं। पीबीओ की ये भी रिपोर्ट है, उन्होंने कहा जी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी राइज कर गया 5.8% और ये अभी और ऊपर जाएगा 2023 में। स्टैट्स कनाडा ने थोड़े दिन पहले बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 5.2% है ऑलरेडी। और ये कहते हैं जी कि उस वक्त तक जब तक कि बैंक अपने ओवरनाइट लेंडिंग रेट्स नीचे नहीं करेंगे, जो कि हमें लगता है कि अगले साल के एंड तक ये नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो है ये ऊपर जाता रहेगा। और फेडरल बजट जो है वो भी अब ऊपर है, इस वक्त जो है 97 बिलियन को टच कर रहा है, यानी कि जो फिस्कल ईयर है ये वाला उसके अंदर, और उससे पहले जो था ये कुछ कम था। और वो कहते हैं जी कि जिस वक्त ये लेंडिंग रेट्स नीचे आएंगे तो हो सकता है कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो भी डिक्लाइन कर जाए 25.8 बिलियन को, या कि 0.9 बिलियन ऑफ जीडीपी को।
तो ये तो अब सब चीज़ें नेक्स्ट ईयर के एंड पे ही पता चलेगी। अभी आपकी न्यूज़ में भी होगा ये, अमेरिका का तो 8.2% जी हमने थोड़े दिन पहले भी बताया था कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन भी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज़्यादा जो है अमेरिका में भी होता जा रहा है, और इसीलिए वहाँ पे भी लोग शोर कर रहे हैं कि ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप यूक्रेन को दे रहे हैं अपने मुल्क पे लगाएं, लोगों की हालत वहाँ पे कुछ इतनी खास अच्छी नहीं है। तो ये जनाब सारी बातें जो हैं वो चल रही हैं। अच्छा जनाब, आज से ओंटारियो में जितने भी बच्चे 12 एंड अबव हैं उनका भी आज जो बायवैलेंट बूस्टर शॉट्स जो हैं उनको लगने शुरू अब हो सकते हैं, और वो कह रहे हैं जी कि आप जो हैं अपने अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं फ्रॉम अक्टूबर 17। और ये जो हैं हेल्थ कनाडा ने अप्रूव किया था फाइजर की बायवैलेंट वैक्सीन फॉर BA.4 BA.5 जो ओमिक्रॉन के जो स्ट्रेन्स थे उसके लिए, क्योंकि यही आ रहे थे इसके अंदर अभी तक, तो वो कह रहे हैं कि जी अब और आने शुरू हो जाएंगे इस वीक से। अच्छा, उससे पहले जो था मॉडर्ना के बायवैलेंट बूस्टर्स आ रहे थे और वो अवेलेबल थे लोगों के लिए, बड़ी उम्र के जो लोग थे उनके लिए। तो फाइजर के जो है इन बच्चों को लगेंगे, तो आप प्रोविंशियल वैक्सीनेशन कॉन्टैक्ट सेंटर या जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं या कि बुकिंग पोर्टल्स हैं या कि पार्टिसिपेटिंग फार्मेसीज हैं उसमें आप ये बुकिंग्स कर सकते हैं। जो प्रोविंशियल वैक्सीनेशन कॉन्टैक्ट सेंटर है उसका नंबर है 1-833-943-3900, उसके ऊपर या बाकी ये जो हैं इन जगहों पे आप कर सकते हैं। और बाकी के आज गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस कर दिया है ओंटारियो की कि फ्लू शॉट्स भी आप लगवाना शुरू कर सकते हैं, और 1 नवंबर से फ्लू शॉट्स जो हैं वो भी अवेलेबल होंगे। तो बैक टू बैक आप टीके लगवाते रहो, शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स, मतलब ये और तो कोई कम ही नहीं थोड़ा रहा है, बस टीके लगवाते रहो तुसी हैं, और इतने टीके लगवाओ कि बस दिमाग खराब हो जाए थोड़ा। हाँ जी, और कोई काम शाम आपने नहीं करना, आपने बस सिर्फ टीके लगवाने हैं। हाँ जी, टीके लगवाओ। हाँ बिल्कुल टीके लगवाने हैं, ठीक है, लेकिन एक दूसरे को नहीं लगाने। ठीक है जी। अच्छा जी, ये माजिद भाई जो बात कर रहे थे सर्वे बाय टाइम आउट ग्रुप, इसमें जो 3 आए हैं कनाडा के, बड़ी खुशी की बात है, 3 के जो नेबरहुड्स आई हैं कनाडा की, वो कहते हैं जी कि इसमें बहुत ज़बरदस्त मीडिया कंपनीज़ हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है, ये नेबरहुड्स जो हैं फुल ऑफ शॉपिंग, नाइट लाइफ, बड़ा कैरेक्टर है इनके अंदर, खासतौर पे जो वैंकूवर का जिसको कि 25th नंबर पे रखा गया है, उसमें जो डेवी विलेज है वो जो है LGBTQ2S+ कम्युनिटी का बड़ा डेन है, वहाँ पे होल इन वॉल पोइट्री क्लब्स हैं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें जो हैं, तो बड़ी तारीफ़ की गई है। और उन्होंने कहा जी कि मॉन्ट्रियल जो है वो उसका एक नेबरहुड नंबर 5 पे है, टोरंटो का जो डेंडास वेस्ट नेबरहुड है वो नंबर 12 पे है, और जो वैंकूवर का वेस्ट एंड है वो 25th नंबर पे है। तो इसमें जो आपने मुझे बड़ा ताना दिया था कि दुबई और वो नहीं है, वो भी है। मैंने कहा कि नहीं मैं सिर्फ एक न्यूज़ पढ़ी थी। हाँ, कुछ अर्सा पहले ये इन्होंने निकाला था टाइम आउट, ये इन्होंने जो अपना इंडेक्स निकाला था टाइम आउट वालों ने, उसमें इन्होंने दुबई का जो दुबई मरीना का जो एरिया है उसको वन ऑफ द कूलेस्ट में 44th नंबर के ऊपर वो था, 44th। हाँ, और अबू धाबी का जो अल बतीना का एरिया था वो 37th नंबर पे था, टॉप 10 में नहीं है। इसलिए कि वहां पे ये LGBTQ टाइप के वो नहीं है ना, वो तो वो इसलिए जो है ना जरा नहीं, मगर ये डंडास जो है, डंडास वेस्ट एरिया जो है 20 बेल एंड आर्ट्सी बार्स एंड कॉफी शॉप्स एंड आर्ट गैलरीज एंड फॉर देम, इट्स अ ब्यूटीफुल एरिया, अमेजिंग, यस, वेरी नाइस। तो ये जनाब बड़ी ज़बरदस्त आज की जो है ये खबर है, और क्या तस्वीरें दी हुई हैं इलाकों की। लेकिन नंबर 1 पे आप देखें वो मैक्सिको का है, हाँ आप देखें ज़रा माजिद, और मैक्सिको हम जाना ही नहीं चाहते, हमें लगता है वहाँ पे क्राइम्स ही बड़े हैं, कॉलोनिया अमेरिकाना, हाँ माय गॉड हैं, तो लोग डरते हैं, जाते नहीं है मैक्सिको में, कहते हैं कोई ड्रग कार्टेल वाला फड़ लेगा हमको। तो ये अच्छा जी, आज डमास्कस के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और एक मिलिट्री की बस के ऊपर वो जो है वो किया गया है, उसमें 18 सोल्जर्स जो हैं बेचारे उनकी डेथ हो गई है और 27 अदर्स जो हैं दे आर वुंडेड। और इसको जो है वो कहते हैं जी कि टेररिस्ट एक डेटोनेशन वो थी, एक्सप्लोसिव डिवाइस थी जो कि इसमें लगाई गई थी। ब्रिटेन बेस्ड सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स जो है उन्होंने कहा कि ये ब्लास्ट अल सबूरा का जो एरिया है वहाँ पे ये बैरूत के अंदर हुआ है, और इसके अंदर अभी तक तो किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, लेकिन वो कहते हैं कि ये अक्सर सीरियन ट्रुप्स जो हैं उनके ऊपर ये किए जाते हैं, अटैक्स किए जाते हैं। इससे पहले जून में भी एक अटैक किया गया था जिसकी जिम्मेदारी आइसल ने ली थी, 13 सोल्जर्स जो हैं उस वक्त रखा के एरिया में मरे थे। इससे पहले मई में एक रॉकेट अटैक से मिलिट्री बस के ऊपर अटैक किया गया था और उसके अंदर 10 सोल्जर्स जो हैं उनकी डेथ हुई थी और 9 जो थे वो बहुत ज़्यादा वुंडेड थे नॉर्थ वेस्ट सीरिया की तरफ।
तो ये अब जो हैं बड़े अटैक्स जो हैं वो कहते हैं जी बढ़ गए हैं, बैक टू बैक ये इन्होंने किए हैं सीरिया में और डमास्कस के अंदर भी डिफरेंट एरियाज़ में। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जनाब हालत काफ़ी ख़राब होती जा रही है क्योंकि वहाँ पे भी अब फ्लडिंग आती जा रही है ऑस्ट्रेलिया में भी। वहाँ पे वो कह रहे हैं कि दरख्त जो हैं वो गिरे हुए हैं और पावर लाइंस जो हैं वो भी बिल्कुल रेन स्टॉर्म की वजह से जो हैं वो गिरी हुई हैं। और ये ज़्यादातर तबाही जो आ रही है विक्टोरिया, तस्मानिया और न्यू साउथ वेल्स की तरफ आ रहे हैं, जहाँ पे कि अब ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे फ्लडिंग भी हो सकती है। विक्टोरिया जो है वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ हाउसेस जो हैं अभी भी विदाउट पावर हैं। तस्मानिया जो है वहाँ पे भी वार्निंग्स दी गई हैं कि बहुत हैवी फॉल्स होंगे और रिवर स्वेल करेंगे, तो इस इलाके से निकल जाएं। फ्लैश फ्लड्स की इमरजेंसी जो कॉल है वो दी गई है और कहा गया है कि यहाँ पे भी पावर डाउन रहेगी। बहुत ही सीवियर वेदर जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है ऑन कल तक, एटलीस्ट कल तक, फ्राइडे तक जो है, फ्राइडे मॉर्निंग तक। उसके बाद जो हैं चीज़ें थोड़ा थोड़ा शायद संभलना शुरू होंगी। तो इसीलिए ये इन तमाम इलाकों के अंदर बहुत सारे इवैक्यूएशन सेंटर्स जो हैं वो खोले गए हैं। तो लोगों को कहा गया है कि भाई आप ये देखें, जो हमारा टीवी देख रहा है वो देख सकता है कितना एक मैसिव ट्री जो है वो अपरूट हुआ है और गिरा। तो यानी आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितने वायलेंट, स्ट्रॉन्ग वायलेंट उसको, हाँ इसीलिए स्ट्रॉन्ग नहीं कह रहे उसको विंड्स को, वो कह रहे हैं वायलेंट विंड्स हैं ये जो कि चल रही हैं और लोगों की गाड़ियों पे गिरी हैं। बहुत सारी गाड़ियां बेचारों की तबाह हो गई, घर के छत टूट गए हैं, बहुत सारे, काफ़ी तबाही हुई है। एसोसिएटेड प्रेस की ये न्यूज़ है जी और इसके मुताबिक जो है यहाँ पे नेटो जो है उनके सेक्रेटरी जनरल जो हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग, उन्होंने कहा है कि पुतिन जो है वो रेड लाइन क्रॉस कर सकता है और अगर उसने रेड लाइन क्रॉस की तो इसका मतलब है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स के यूज़ के लिए यूक्रेन में ऑर्डर दे सकता है। जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है जी कि हमको भी अब अपनी एक्सरसाइजेस कंडक्ट करने की ज़रूरत है। वैसे तो वो वैसे ही नेटो वाले हर साल करते ही हैं और उनके पैरेलल रशिया भी करता है, लेकिन इस वक्त जो है इमरजेंसी कंडीशन है। और वो कह रहे हैं जो है जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि हम जो नेटो है बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है रशिया जो कुछ भी कर रहा है और हम भी एग्जैक्ट किस्म का भी तो नहीं मैं आपको बता सकता कि हम क्या रिस्पांस देंगे, लेकिन मैं उनको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ रशिया को कि अगर आपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया तो ये एक फंडामेंटल चेंज होएगी इन द नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट और फिर नेटो भी इसके अंदर अपना रिस्पांस देगा। वो रिस्पांस क्या होएगा इन्होंने अभी जिक्र नहीं किया है, लेकिन जाहिर है वो कहते हैं जी कि अगर इन्होंने छोटा सा भी न्यूक्लियर वेपन यूज़ किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं। ये एक मीटिंग चल रही है आजकल जो है ब्रसल्स के अंदर, नेटो सीक्रेटिव न्यूक्लियर प्लानिंग ग्रुप की, जिसमें कि सारे डिफेंस मिनिस्टर्स जो हैं नेटो के कंट्रीज़ के वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उसके ऊपर जो हैं ये नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग भी बात कर रहे थे। इसके अलावा यही जो चल रही है जी ब्रसल्स के अंदर मीटिंग डिफेंस मिनिस्टर्स की, उसमें जो यूएस हैं, यूएस के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने भी आज बात की है और उन्होंने आज कहा है जी कि 50 कंट्रीज़ जो डिफरेंट ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो यहाँ पे मिल रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर्स, उसमें बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि यूएसए फुली जो है वो कमिटेड है यूक्रेन को वेपन्स देने के लिए और एक एक इंच जो नेटो टेरिटरी की है वो ये डिफेंड करेगा वाशिंगटन। और उन्होंने कहा जी कि रशिया को बड़ा वार्निंग उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि आप जो ये कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं और ये वार्निंग उस वक्त आई है जब रशिया ने भी यूक्रेन को वार्निंग दी है कि अगर तुमने नेटो को ज्वाइन किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो इन्होंने भी आगे से कहा है कि तुम भी अगर कोई इस तरह की करोगे तो उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेज है। डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ रशियन सिक्योरिटी काउंसिल जो अलेक्जेंडर वेनेडिक्टॉफ हैं, उन्होंने तास न्यूज़ एजेंसी को कहा था कि ये कीव जो है ये इट इज़ जस्ट वन स्टेप बिहाइंड ये जो इनको करने के लिए, नेटो को ज्वाइन करने के लिए, और अगर इसने ऐसा किया तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है। उसके जवाब में ये ब्रसल्स में अब ये मीटिंग शुरू है जिसपे कि लॉयड ऑस्टिन बात कर रहे थे। लॉयड ऑस्टिन ने कहा जी कि हम और भी ज़्यादा जो है अब हमारी जो बात हुई है ज़ेलेंस्की साहब से, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि उनको और वेपन्स चाहिए, तो और लेटेस्ट वेपन्स, एयर डिफेंस सिस्टम बेसिकली उन्होंने मांगा है, तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है हम उनको देंगे ताकि उनको हेल्प किया जा सके। उन्होंने कहा कि रशिया के जो रिसेंटली अटैक हैं ये बिल्कुल मैलिस और क्रूअल्टी के ऊपर बेस्ड हैं और ये बिल्कुल ठीक नहीं है और ये जो हम यूक्रेन के लोगों के साथ खड़े रहेंगे जो कि अपनी टेरिटरी
टेरिटरी वापस लेने की अब कोशिश कर रहे हैं और हम सलाम पेश करते हैं उनके ब्रेव सोल्जर्स का। और ये जो हमारा ग्रुप की आज मीटिंग है उसमें यही हम डिस्कस करेंगे कि कैसे यूक्रेन को और असिस्टेंस, ट्रेनिंग और सस्टेनेबल एफर्ट्स को कंटिन्यू किया जाए, इनको जो है सहारा देने के लिए, और हम सब कुछ करेंगे, इनकी हेल्प करेंगे अपनी टेरिटरी को गेन करने के लिए। तो ये काफ़ी जो है और इसके जवाब में पुतिन साहब ने कहा कि भाई आप अगर इतना ज़्यादा करेंगे तो हाँ। और यू आर पुटिंग मोर फ्लेम। जी 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 जी, वो तो उसने भी कह दिया ना, उनके भी जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उसने भी कह दिया रशिया के। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने ऐसे किया, ज़्यादा एस्केलेशन की, तो फिर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ, जो इनके रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल के हेड हैं अलेक्जेंडर वेंडिकॉफ, उन्होंने ऑलरेडी कह दिया कि अगर आपने ज़्यादा एस्केलेशन की दिखाई और कुछ किया तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जो है चीज़ें जाएंगी। अच्छा जनाब, स्विट्ज़रलैंड जो है उसके जो पार्लियामेंट है उसमें अब ड्राफ्ट लॉ जो है वो भेजा गया है, और इसमें अब ये कहा जा रहा है कि हर वो बंदा जो कि अब बुर्का पहनेगा स्विट्ज़रलैंड में उसको फाइन किया जाएगा $1000 का। इसमें जो है स्विस गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियरली कहा, उन्होंने कहा कि पनिशमेंट देना हमारा जो है वो काम नहीं है, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जिस वक्त आप जो है पब्लिक स्पेसेस में हों, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, रेस्टोरेंट्स में, स्ट्रीट्स के ऊपर वॉक कर रहे हैं, तो आपका आईज, नोज और माउथ जो है वो विजिबल होना चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ पे जो है वो डरते हैं। इससे पहले इन्होंने स्विस गवर्नमेंट ने किया था, होल्ड किया था, सर्वे होल्ड किया था, जिसमें कि 51.2% वोटर्स ने कहा था कि भाई ये जो है हमको बहुत डर लगता है जब ये लोग ऐसे बुर्के पहन के फिरते हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बड़ा इसको क्रिटिसाइज किया और इसको सेक्सिस्ट और इस्लामोफोबिक कहा है। बहरहाल जी ये अब लॉ के लिए पेश किया गया है ड्राफ्ट पार्लियामेंट के अंदर, और लास्ट ईयर ये वैसे रेफरेंडम किया गया था कि कोई फेस कवरिंग नहीं करने की ज़रूरत है, और ये पूरा बैन लगाया था बुर्का पे। तो अब अगर ये लॉ बन गया तो वो लोग जो कि बुर्का पहनेंगे और फेस को छुपाएंगे उनको जो है $1000 के फाइन्स जो है वो हो सकते हैं। तो यानी जो आप देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हिजाब एंड बुर्का। हिजाब आप ले सकते हैं, लेकिन उस हिजाब में ये होता है कि आपके आंखें, नाक, मुंह, आपका सब नंगा होता है। जो बुर्का है ना उसके ऊपर बैन है, हिजाब के ऊपर बैन नहीं है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो ये आज उन्होंने कहा है कि बुर्का जो है उस पर हम कंप्लीट बैन लगाएंगे। इंडिया के अंदर जो इलेक्टोरेट डायरेक्टोरेट है वो उसने आज जनाब चार्जशीट जो है फाइल की है जर्नलिस्ट राना अयूब के अगेंस्ट, और उन्होंने कहा है जी कि ये अंडर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ जो है हम इनके ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पब्लिकली फंड्स रेज किए थे एट द ट्यून ऑफ 2.69 करोड़ रुपीस अपनी एजेंसी के थ्रू, जिसका नाम है प्रिवेंशन, जो अपनी एजेंसी के थ्रू, और इनके ऊपर जो आज चार्जेस लगाए गए हैं दे आर अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये जो है इन्होंने क्या किया है, वो कहती हैं इनका जो प्लेटफॉर्म है कीटो प्लेटफॉर्म, उसके थ्रू इन्होंने जो पैसे जमा किए थे, उन्होंने कहा था जी कि ये पैसे हम स्लम ड्वेलर्स पे, फार्मर्स पे, और जो रिलीफ वर्क हम आसाम, बिहार और महाराष्ट्र में कर रहे हैं उसके ऊपर ये पैसे लगाए जाएंगे। लेकिन ये पैसे इन्होंने उसके ऊपर नहीं लगाए, ये पैसे इन्होंने अपने ऊपर, खुद के ऊपर यूज़ किए। असल में हुआ क्या है कि जब इन्होंने फंड्स रेज किए, ईडी ने जो कहा कि ये पैसे पहले इनके वालिद साहब के अकाउंट में भेजे गए हैं और फिर उसके सिस्टर के, और फिर ये ट्रांसफ़र किए हैं इसके राना अयूब के पर्सनल अकाउंट में। इसमें से जो 50 लाख रुपया है इसने अपने ऊपर यूज़ किया है, और बाकी 50 लाख जो है इसने ट्रांसफ़र किया है किसी और बैंक अकाउंट में, और जो 29 लाख हैं सिर्फ उसमें से रिलीफ वर्क के लिए यूज़ किए हैं। और जो है इन्होंने बहुत सारी फेक बिलिंग की है, और इसका जो पर्पस था फंड रेज करने का वो ठीक नहीं था। राना अयूब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल एलिगेशंस गलत हैं, और ये चार्जेस जो हैं दीज आर एब्सोल्युटली प्रीपोस्टरस एंड दे आर होली मैलिफाइड, और मेरे खिलाफ इसलिए क्योंकि मैं मोदी जी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलती हूँ, तो इसलिए जो है ये मेरे लगाए गए हैं। तो इनके ऊपर आज जो केसेस हैं ये गाज़ियाबाद में, यूपी में लगाए गए हैं, और उसके लिए अब देखेंगे कि इनके लॉयर जो हैं वो इसका क्या जवाब देते हैं। आपको पता ही है कि जो है वहाँ पे कज़ाकिस्तान के आस्थाना जो उनका कैपिटल है उसमें 6th समिट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया कॉन्फ्रेंस चल रही है जो, तो उसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान जो हैं वो भी बुलाए गए हैं। आज इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ किया है। इनकी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मीनाक्षी लेखी हैं, उन्होंने आज पाकिस्तान पे एतराज़ करते हुए कहा है कि जो पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के ऊपर बातें की हैं ये बिल्कुल गलत हैं,
क्योंकि इसको हम इंडिया के इंटरनल अफेयर्स और हमारी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर पाकिस्तान की इंटरफेरेंस मानेंगे। जम्मू और कश्मीर जो है हिंदुस्तान का इंटेग्रल पार्ट है और हमेशा रहेगा, और पाकिस्तान जो है उसने ये जो प्लेटफॉर्म है CICA का, इसको गलत फॉल्स प्रोपेगेंडा के लिए यूज करने की कोशिश की है हिंदुस्तान के खिलाफ, और आज का जो फोकस था डिस्कशन का उससे डाइवर्ट करने की कोशिश की है। हम स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन देख रहे हैं और पाकिस्तान उनसे उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो खुद एक ग्लोबल एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है, और यहाँ पे जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज चलती हैं जो कि इंडिया के खिलाफ भी यूज की जाती हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि फॉरेन एंटी इंडिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद करे, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसने पूरा डेवलप किया हुआ टेररिज्म का उसको खत्म करे। जब तक पाकिस्तान ये सारे एफर्ट्स नहीं करेगा और ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने के बजाय टेररिज्म पे इन्वेस्ट करेगा, तो ये जो है बात इलाके के पीस के लिए ठीक नहीं है। उसको जो है रिसोर्सेज अपने करने चाहिए फॉर सस्टेनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जबकि वो टेररिज्म की डेवलपमेंट पे सारे अपने रिसोर्सेज यूज कर रहा है। और हम उनको एडवाइस करते हैं पाकिस्तान को कि प्लीज पुट योर ओन हाउस इन ऑर्डर। हमको जो है माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है हिंदुस्तान में बताने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया को लेक्चर मत करें। आपके अपने मुल्क में रिलीजियस एथनिक माइनॉरिटीज को जो सिस्टमैटिकली प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, आप उस पर गौर करें। इंडिया ने यह भी कहा कि आप जो हमें पता चला है कि अटैक्स और वेंडलिज्म प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे होती है माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए पाकिस्तान के अंदर, उस पे आपको गौर करने की जरूरत है। और हमें पता चला है कि दे हैव बीन काउंटलेस केसेस ऑफ अबडक्शन, फोर्स्ड कन्वर्जन, मैरिजेस ऑफ माइनर गर्ल्स। तो इनके ऊपर जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी पे ये जो जुल्म है इसको ख़त्म करें। और पाकिस्तान के की हमारे पास एविडेंस है कि ये माइनॉरिटीज़ के साथ कितना बुरा सलूक करते हैं, तो इसको ख़त्म करने की पाकिस्तान को ज़रूरत है। इससे पहले क्या हुआ था कि ये जो चल रही थी 6th समिट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया, अस्थाना कजाकिस्तान में, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बात की थी। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं इंडिया के साथ मीनिंगफुल डायलॉग करने के लिए तैयार हूं ताकि रीजन के अंदर पीस और प्रॉस्पेरिटी आ सके, लेकिन इंडिया को अपना एक प्रॉपर रोल दिखाना पड़ेगा कि वो पीस की तरफ जाना चाहता है, और एक सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो तो पीसफुल एटमॉस्फेयर अपनी आने वाली जनरेशन के साथ चाहता है, लेकिन क्या हिंदुस्तान भी ऐसा चाहता है कि नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर इंडिया की के बहुत ज़्यादा जुल्म बढ़ गए हैं। वहाँ पे मिलिट्री फोर्स जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में यूज़ की जाती है वो ठीक नहीं है, और इनको जो है अपना जो है वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन कश्मीरियों को देने की ज़रूरत है। 7 डेकेड्स हो गए और अभी तक कश्मीरियों को ओप्रेस किया जा रहा है, और जो है ये हिंदुस्तान जो माइनॉरिटीज़ के साथ भी कर रहा है वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसका कि हमने बताया, जिसका जवाब जो है फिर मीनाक्षी लेखी ने दिया था। फ्लड्स की सिचुएशन पे बात करते हुए शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी जो फ्लड्स हैं हमारे मुल्क में बेतहाशा उन्होंने नुकसान किया है। 33 मिलियन जो हैं क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ हैं इस वक्त पाकिस्तान में, और ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फ्लड्स आए हैं उसमें 1/3 ऑफ पाकिस्तान अभी भी पानी के नीचे डूबा हुआ है, और हमारा जो इनिशियल एस्टीमेट है कि हमको $30 बिलियन के इकोनॉमी में लॉसेस आए हैं। तो आज ये काफ़ी फायरवर्क्स चलते रहे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, काफ़ी लड़ाई चलती रही वहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान के भी बहुत सख्त बयान थे और इंडिया की तरफ से भी फिर बहुत सख्त बयान आए। ख़ास तौर पे इस चीज़ को जो इंडिया ने बहुत दफ़ा हाईलाइट किया कि पाकिस्तान नीड्स टू पुट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर। तो हमको कहने के बजाय कि कश्मीर में जुल्म है तो अपनी माइनॉरिटीज़ के ऊपर गौर करे, और वो खुद क्या कर रहा है उसके ऊपर गौर करने की पाकिस्तान को ज़रूरत है। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर जी आपको पता चला ही होगा कि बहुत ज़्यादा पावर आउटरेज था। तो आज जो फेडरल मिनिस्टर फॉर एनर्जी खुर्रम दस्तगीर खान है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में कर रहे थे, और उन्होंने खुशखबरी आज दी। पहले तो उन्होंने एश्योर किया कि जी हम कंप्लीट पावर रेस्टोरेशन जो है वो इशा प्रेयर्स तक कर देंगे, और अभी जो लेटेस्ट खबरें आई थी उसमें यही पता चला है कि जो है काफ़ी हद तक जो गवर्नमेंट का कहना है कि 80% जो है इलेक्ट्रिसिटी मुल्क में वापस जो है अब आ चुकी है। बहुत सारे जो हिस्से थे सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के, वो कंप्लीट उनके अंदर अंधेरा था क्योंकि कंप्लीट शटडाउन हो गया था पावर सप्लाई का। उसका जिक्र करते हुए खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा जी कि ये फॉल्ट आ गई थी सदर्न इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर, और उसकी वजह से शॉर्टफॉल जो है वो 8000 मेगावाट को टच कर गया था। और ये ब्रेकडाउन बेसिकली सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई को के अंदर जो था वो आया था, जिसको कि अब रेस्टोर कर दिया गया है। और वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से जो है बाकी जो
जो पाकिस्तान है उसके अंदर भी यानी इसके झटके जो है महसूस किए गए, लेकिन अब जो है काफ़ी जो है सूरत हाल बेटर है। उन्होंने कहा जी कि ये जो फॉल्ट है तो सिंध में है, सिंध की वजह से पंजाब में क्यों इफेक्ट किया? उन्होंने कहा जी कि पार्शली ये जो है इसने कंट्री को भी, बाकी कंट्री जो है उसमें भी ट्रिप होते गए फिर सारे ये सिस्टम, तो ये एक फॉल्ट आ गई थी ट्रांसमिशन सिस्टम में, फॉल्ट आ गई थी, तो उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि अब जो है काफ़ी सारा ये रिस्टोर कर लिया गया और ये जो एक्सीडेंटल फॉल्ट्स हैं सदर्न ट्रांसमिशन सिस्टम में उनको भी ठीक किया गया है। तो अब चीज़ें जो है वो कह रहे हैं जी काफ़ी बेहतर है। गवर्नमेंट जो है जी, फेडरल गवर्नमेंट, उसने आज सुप्रीम कोर्ट में एक फ़ाइल एप्लीकेशन की है और उसमें उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब जो इस्लामाबाद के अंदर अपना जो अब ये आज़ादी मार्च करना चाहते हैं इसको जो है वो रोका जाए। ये जो प्ली थी ये फाइल की थी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, और उन्होंने कहा था जी कि इमरान खान साहब ने ये जो अनाउंसमेंट की है मार्च की इस्लामाबाद की तरफ, ये वायलेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ तो किया था खान साहब को कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो है, गवर्नमेंट का कहना है कि उन्होंने तो अब इन्वेजन का ऐलान कर दिया है, तो इस इन्वेजन को रोकने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा जी कि ये जो ऑर्डर्स दे रहे हैं अब सिट इन्स के इस्लामाबाद में, उसको भी रोकने की ज़रूरत है। एक दिन पहले इमरान खान साहब इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के कन्वेंशन से लाहौर में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा था जी कि हमको, आप तैयार रहें, मैं किसी वक्त भी आपको कॉल दे सकता हूँ कि हमको आज़ादी मार्च जो है वो करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान जो है हकीकी आज़ादी मार्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान जो है इसके अंदर ये मैसिव थीव्स जो हैं ये अब आ गए हैं फिर से, और ये पैसा जो है टैक्स पेयर का चुराते हैं, करप्शन में इन्वॉल्व हैं, और ये टैक्स पेयर का पैसा जो है सारे का सारा डेट इंस्टॉलमेंट्स को रीपे करने में चला जाता है। तो इसलिए अगर इन सब से जान छुड़ानी है तो फिर आपको तैयार रहना पड़ेगा, मैं आपको कॉल दूंगा। तो उसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कोर्ट से कि इनको ना आने दिया जाए इस्लामाबाद में, ठीक है जी। और आपके, मैंने कहा आज आपकी फेवरेट एक खबर डालनी पड़ेगी माजिद भाई, मैं बहुत दिनों से मिस कर रही थी। पीडीएम के जो हेड हैं आपको पता है बहुत बड़े, और जेयूआईएफ के भी जो हेड हैं जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपके फेवरेट मौलाना हैं, उन्होंने आज कहा है कि ये जो पीटीआई हर वक्त सुनामी की बात करता रहता था, उस सुनामी के अंदर ये अब खुद डूब गया है। पीटीआई, हाँ, पीटीआई खुद डूब गया है, और ये पीटीआई वाले वो हैं जिन्होंने नेशनल इकोनॉमी को तबाह कर दिया। ये आज एड्रेस कर रहे थे पब्लिक गैदरिंग से तख्तबाही में, और उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल खान साहब जो हैं एक नॉन सीरियस किस्म का इन्होंने पॉलिटिक्स को सब्जेक्ट बना दिया, एक मजाक बना दिया, एक जोक बना दिया है, और कह रहे हैं कि मैं बाई पोल्स जो है 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज में यहाँ पे करूँगा, कंटेस्ट करूंगा, और कहते हैं कि जी पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, लेकिन उसी का जो है ये फ़ायदा उठाते हैं और उसी को फॉलो नहीं करते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने सीपैक को बर्बाद करके रख दिया है, और ये जो ड्रामा इसने किया है साइफर का और कॉन्स्पिरेसी का, ये कॉन्स्पिरेसी जो है ये यही खान साहब को, इनको याद रखना चाहिए कि इसी कॉन्स्पिरेसी की वजह से ये पावर में आए थे। तो अब जब इनको निकाला गया है गवर्नमेंट से तो इनको जो है बड़ी तकलीफ हो रही है, और इससे ज़्यादा खान साहब के लिए शर्मिंदगी की और बात क्या हो सकती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जो इनके प्रेसिडेंट हैं, जो इनके अपने पार्टी के बंदे हैं, उन्होंने ये सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी जो है वो एक्सपोज कर दी है, कि उन्होंने कहा जी हमने अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए ये उठाई थी। पता नहीं प्रेसिडेंट अलवी साहब ने कब इस तरह की बात की है, हमारे तो नोटिस में नहीं है। मौलाना साहब आपके कोई कान में आके खास उन्होंने कहा होगा, क्योंकि हमें नहीं पता चला। ठीक है जी, अच्छा जी। तो ये आज इन्होंने जी मौलाना साहब, आपके जो फेवरेट मौलाना साहब हैं, मौलाना साहब ने बातें की। ठीक है, जाम शेरो नूराबाद के अंदर जी एक बड़ा ही खौफनाक एक्सीडेंट हुआ है बस का, और इस बस के अंदर फिर आग लग गई, और आग लगने से जो है इसमें 18 लोग जो थे बेचारे वो जल के मर गए। इसके अंदर 16 फ्लड अफेक्टेड लोग जो थे वो थे, और बाकी के भी कुछ लोग थे। तो इन 18 में से 16 वो भी थे जो जल के मर गए, और 40 लोग जो थे उनको बहुत ज़्यादा सीरियस बर्न्स आए हैं। तो उनको जो है अब लाया गया है खैर इसमें डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। एक तो ट्रॉमा सेंटर जो है नूराबाद में, एक लम्स में, एक सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद में, तो ये सबको वहाँ पे शिफ्ट किया गया है। जामशोरों का जो SSP हैं जावेद बलोच साहब, उन्होंने कहा जी कि ये खैरपुर नेतन शाह बाउंड ये कोच थी जो कि जा रही थी कराची को, और उसमें आग लग गई। इसमें टेक्निकल फॉल्ट आ गया था इसके एयर कंडीशनिंग का जो डिपार्टमेंट था उसमें, और फिर जिस वक्त ये मोटरवे 9 पे जा रही थी तो उस वक्त इसमें आग लग गई और उसको बुझाना मुश्किल हो गया। लेकिन जिस वक्त हमें इत्ला मिली तो हमने फायर ब्रिगेड भी भेजी और रेस्क्यू टीम्स भी भेजी, लेकिन उस वक्त तक जो है काफ़ी वहाँ पे नुकसान हो गया था। उसमें जो जल के जो
18 लोग मरे हैं, उनमें से 5 जो है मासूम बच्चे भी थे। तो इन्ना लिल्लाह जो काफ़ी अफसोस ये हुआ है। अच्छा जनाब, आज जो है हमारे पास वैसे तो वीडियो भी थी, लेकिन वीडियो के अंदर बहुत ही गंदी ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, इसलिए हम आपको टीवी पे नहीं दिखा सकते थे। फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब जो हैं वो जिस वक्त अमेरिका पहुंचे हैं, वहाँ पे डुलूज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट में वाशिंगटन डीसी में, तो वहाँ पे लोग जो मौजूद थे IMF की मीटिंग के लिए ये गए हैं बेसिकली, और वर्ल्ड बैंक की मीटिंग के लिए, तो वहाँ पे दोनों तरफ लोग खड़े हुए थे पाकिस्तानी। उन्होंने इनको चोर चोर कहा और कहा यू आर लायर, यू आर चोर, और इस तरह की उन्होंने बातें की। अच्छा, ये वीडियोस जब हमारे पास आई तो हमने सोचा कि हम ये दिखाएं, तो ये तो इन्होंने तो कोई जवाब नहीं दिया, जो कि बहुत अच्छा वैसे किया कि ये आगे चले गए। लेकिन इनके साथ जो वर्जीनिया में जो PMLN के प्रेसिडेंट हैं मानी भट्ट साहब, वर्जीनिया चैप्टर के, उन्होंने वो जो डार साहब के साथ थे बहुत गंदी उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की हैकर्स के लिए। वो तो चोर और लायर कह रहे थे, और इनकी लैंग्वेज बहुत ही भद्दी थी, बहुत ही भद्दी लैंग्वेज थी जो ये दे रहे थे उनको गालियाँ। आप सोच लें कि ये दे रहे थे उनको, तो इसलिए हमने वो आपको वीडियो नहीं दिखाई, वरना जब ये आए हैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे, डुलूज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो आप वो नज़ारा अगर देखते तो मतलब बहुत ही शर्मिंदगी होती। मे भी हम उसकी आवाज़ को बंद कर दें और उनको दिखा दें वीडियो। चलो फिर हम कल दिखाएंगे इनको। हाँ जी, तो आवाज़ बंद करके, क्योंकि वो जिस तरह की लैंग्वेज है फिर वो दिखाई नहीं जा सकती। और जनाब आज अक्टूबर 13 है, और आज जो है किशोर कुमार साहब की जनाब डेथ एनिवर्सरी है, और इनकी जो डेथ थी वो 1987 में हुई थी। और एक पुराना इंटरव्यू जो है इनका बेटे जो अमित कुमार है, जो 2002 में उन्होंने दिया था, लेकिन अब वो सामने आया है, जिसको कि हिंदुस्तान टाइम्स ने आज जो है वो किया हुआ था, रिवील किया हुआ था। उसमें उन्होंने बताया जी कि अमित कुमार जो कि किशोर कुमार के बेटे थे, उन्होंने कहा कि किशोर कुमार साहब के पास 6 सेंस आ गई थी उनकी डेथ कैसे होने वाली है। इनकी डेथ जो थी सिर्फ 58 इयर्स के थे, हार्ट अटैक से आई थी इनकी। ये पैदा हुए थे 4 अगस्त 1929 को। तो अमित ने कहा कि ये जो हैं किशोर कुमार मेरे वालिद साहब जो हैं, उस दिन इन्होंने जो मेरी स्टेप मदर थी उनको कहा कि तुम कहीं पे भी ना जाओ, और ये हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। और इनकी जो दूसरी वाइफ थी लीना चक्रवर्ती, उनके फिर हौले हौले अपने नी के ऊपर झुकते चले गए। तो लीना ने समझा कि शायद ये कोई प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन ये प्रैंक नहीं कर रहे थे, और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भाई मुझे डॉक्टर के पास ना लेके जाना, क्योंकि वो कहेगा मुझे हार्ट अटैक है और मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तो जब ये लीन किए उनके घुटने पे और उनको लेके गए हॉस्पिटल, तो पता चला कि वाकई इनको हार्ट अटैक आया था। तो वो अमित कुमार ने आज कहा कि जी मेरे वालिद साहब को तो पहले ही पता चल गया था कि उनकी मौत जो है वो हार्ट अटैक से आएगी। तो ये आज जो है इंटरव्यू आया है। और जनाब दीपिका पाडुकोण जो हैं वो बात कर रही थी मेगन मर्कल के पॉडकास्ट के ऊपर, जिसमें कि उन्होंने बहुत सारी अपने हस्बैंड्स के बारे में बातें की, और अपने रिश्ते के बारे में, और हम कैसे रहते हैं, और उन सब की बातें कर रही थी दीपिका पाडुकोण। और उसमें जो है मेगन मर्कल ने इनसे एक ये भी क्वेश्चन पूछा कि हमने सुना है कि बड़ी ट्रबल आपकी कोई मैरिज है शायद। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे और रणवीर के बीच में सब कुछ ठीक है। रणवीर सिंह जो हैं वो एक फेस्टिवल अटेंड करने के लिए गए हुए हैं, और जब वो वापस आएंगे तो मुझे देख के बहुत खुश होंगे। इनकी शादी जो है दोनों की, रणवीर सिंह और दीपिका की, नवंबर 14, 2018 में हुई थी, आफ्टर डेटिंग फॉर 6 years। और उसके बाद जब से इनकी शादी हुई है यही रूमर्स आ रहे हैं कि शायद इनके बीच में स्प्लिट हो गया है, लेकिन दीपिका ने ये सब चीज़ें जो हैं वो रूमर्स को रद्द कर दिया और कहा कि नहीं, एवरीथिंग इज़ वेल बिटवीन अस। और इसके बाद फिर मेगन मर्कल ने भी बताया कि कैसे हैरी ने उनकी हेल्प की, और जब वो बहुत ज़्यादा मेंटली और इमोशनली अच्छा फील नहीं कर रही थी तो उनके हस्बैंड ने उनकी कैसे हेल्प की। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट थी, जिसको कि काफ़ी जो है ट्वीट और रीट्वीट और काफ़ी जो है शेयर किया गया, तो काफ़ी हिट्स मिले हैं इसको। एंड जनाब श्रीलंका की जो लेडीज़ हैं उन्होंने पाकिस्तान की लेडीज़ को 1 रन से हरा दिया माजिद भाई। कैन यू इमेजिन? आप ही कहते हैं ना जीत तो जीत होती है 1 रन से भी। हाँ। तो 1 ही रन से उन्होंने हराया जी। ये जो विमेंस एशिया कप हो रहा है उसके अंदर ये सेमीफाइनल हो रहा था सिलेट के अंदर, इन्होंने जो सेट किया था टारगेट 122 रन्स का किया था। और बिस्मा मारूफ जो है पाकिस्तान की कैप्टन, उनकी टीम बड़ा अच्छा खेली, खुद बिस्मा बहुत अच्छा खेली। बिस्मा ने 42 रन स्कोर किए 41 बॉल्स पे। और इसके अलावा जो पाकिस्तानी बॉलर्स थे उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की। जो नशरा संधू थी उन्होंने 3 विकेट्स ली, और एमन अनवर, निदा सादिया
निदा और सादिया इकबाल ने एक एक विकेट ली। श्रीलंका जो है उन्होंने पहले बैटिंग का इरादा किया था और 122 का इनको टारगेट दिया था, तो पहली तो विकेटें कुछ जल्दी गिर गई थी, लेकिन उसके बाद जो है बिस्मा ने काफ़ी दिया। लेकिन हुआ यह था कि फर्स्ट 3 ओवर्स में पाकिस्तान, कैन यू इमेजिन, पाकिस्तान विमेंस मेड 31 रन्स इन 3 ओवर्स। इतना तेज खेल रही थी, लेकिन फिर एकदम से क्रम्बल कर गई, लेकिन बिस्मा ने दिया और बिल्कुल ये लग रहा था आखिरी ओवर में इनको 9 रन चाहिए थे और ये इनकी जो बॉलर हैं, हाँ डूएबल, अचीनी कुलासूरिया, इनको कहा था कि तुमने 9 रन्स आखिरी ओवर में जो है वो करने हैं, सेव करने हैं। तो बहरहाल जी 8 पे इक्वल था, 9 पे विन थी, तो बस एक जो है वो रन से वो जीत गई हैं, इन्होंने करने नहीं दिया इनको पाकिस्तान को। ठीक है जी, इस तरह से। और जनाब बांग्लादेश जो है वो जो हमारी ट्राई सीरीज चल रही है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड, उसमें अब ये आउट हो गए हैं। पाकिस्तान के साथ इनका मुकाबला था और अब फिर से जो है क्राइस्ट चर्च में पाकिस्तान ने इनको हरा दिया था। इन्होंने टारगेट सेट किया था, बहुत अच्छा इन्होंने बनाए थे रन्स, 173 रन्स इन्होंने बनाए थे और पाकिस्तान को चेज करना था। और पाकिस्तान की पहली कुछ विकेटें तो जल्दी गिर गई थी, लेकिन फिर पाकिस्तान ने इसको जो है वो किया और वो जीत के। तो अब जाहिर है कि 3 बैक टू बैक जो हैं डिफीट्स आई हैं बांग्लादेश के लिए, तो ये निकल गया। आज का तो मैच वैसा ही मैच था, इसमें इसकी कुछ इंपॉर्टेंस थी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी फाइनल में पहुंच गया है। और ये जो है ये मैचेस वार्म अप मैचेस समझे जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं और संडे से स्टार्ट होंगे। बहरहाल जो बांग्लादेश है उसने ये सोचा था कि हम वो टॉस जीते थे तो पहले बैटिंग करके शायद हम अच्छा करें, और बहुत अच्छा स्कोर दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने इसको फिर 174 इज नॉट अ बैड स्कोर, वेरी गुड। तो इन्होंने अब डिफेंड कर लिया पाकिस्तान में। तो अब फाइनल जो है जी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच आज रात को होगा 10 बजे। यस यस दैट्स राइट। ओके, आज रात को हमारे केरला के टाइम के मुताबिक 10 कनाडा माजद भाई, कनाडा जी कनाडा के टाइम के मुताबिक। ठीक है जी। और T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो रहा है वो संडे से शुरू हो रहा है। ठीक है। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़ इज अबाउट कतर वर्ल्ड कप। जाहिर है कि अब पास आता जा रहा है। कतर वर्ल्ड कप के जो आज ऑर्गेनाइजर्स हैं इन्होंने जनाब ये देखें जी, इनका एयरपोर्ट देखें ज़रा, बड़ा इन्होंने सजाया है, बड़ा हसीन लग रहा है। तो ये इन्होंने जनाब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इन्होंने कहा जी कि जितने भी फैंस आ रहे हैं प्लीज़ ब्रेस फॉर कंजेशन एटलीस्ट इन द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ द टूर्नामेंट। इन्होंने कहा जी कि दोहा जो है वो पैक्ड होगा। ये जो आ रहे हैं सारे टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, आपको पता है ये छोटी सी स्टेट है जिसमें कि टोटल 2.9 मिलियन लोग रहते हैं कतर के अंदर, यू नो ओनली 2.9 मिलियन। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन अब हमारी जो सड़कें हैं वो भरी होंगी लोगों से, तो इन्होंने अब गाड़ियां जो हैं सड़कों में लाने के ऊपर जरा थोड़ा सा बैन किया है। और उन्होंने कहा से कम आबादी है। यस दैट्स राइट। तो इन्होंने कहा जी कि आप जो स्टेडियम्स हैं उनके पास अगर आपके घर हैं तो वहाँ पे आपको फिर अपनी गाड़ियाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। और कतर कहता है जी कि इन्होंने ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि हमने बिलियन स्पेंड किए हैं ऑन स्टेट ऑफ द आर्ट ड्राइवरलेस मेट्रो रेल्स, और ये जो हैं जो सर्व करेंगी ये जो 8 स्टेडियम्स हैं इन्होंने बनाए जो हैं उसके अंदर, और 3200 एक्स्ट्रा बसेस ये चला रहे हैं, 3000 एक्स्ट्रा टैक्सीज चला रहे हैं। और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 29 डेज में 1 मिलियन फैन विजिट करेगा इनको दोहा को। तो उन्होंने अब कहा, ऑर्गेनाइजर्स ने कहा है कि जो लोग लोकल्स हैं यहाँ पे वो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन जो है वही यूज़ करें, और ट्रेन्स और बसेस जो हैं उनको फॉरेन फैंस के लिए छोड़ दें, उनको बिल्कुल यूज़ ना करें। और इसके अलावा इन्होंने फैंस को कहा है कि जो जो रिस्ट्रिक्शंस हमारी इन प्लेस हैं, यानी कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे उनको कहा है कि जो जो रिस्ट्रिक्शंस इन प्लेस हैं प्लीज़ उसको फॉलो करें, उससे आपका भी टाइम बचेगा और आप मैचेस देखने के लिए वक्त पे पहुँचेंगे। अगर आपने रूल्स फॉलो ना किए, रिस्ट्रिक्शंस जो हमने लगाई हैं उसको फॉलो ना की, तो फिर नुकसान आपका है और उसमें आप ही को परेशानी है। तो बहरहाल जी लोग बड़े एक्साइटेड हैं और इनके जनाब वहाँ पे बड़ा इनको बड़ा ताजुब हो रहा है इन लोगों को कि भाई 1 मिलियन लोग पहुँचेगा उधर, it's a large amount. मगर just imagine that हज पे इनको कहना बताना चाहिए कि हज पे हमारे कितने more than 3 million people goes there. हाँ जी। तो इतने तो हर साल तकरीबन जो हैं वो ये आते हैं दुबई में, तो आते हैं। आपको पता है कि दुबई इज़ द
यू नो जो है वो जो है मोस्ट विजिटेड बाय जो है वो फॉरेन टूरिस्ट है, एयरपोर्ट। हाँ, बिजिएस्ट, वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स है। तो ये तो अब छोटी सी स्टेट है चूंकि, तो अब इसको ये वो हो रहा है, लेकिन जाहिर है कि ये पहली दफा करवा रहे हैं एंड इट्स अ बिग थिंग फॉर देम। और जो स्टेट ऑफ द आर्ट, so far so good, स्टेडियम, यस, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली, एवरीथिंग, कोई वहां पे परेशानी नहीं है, कोई हलचल नहीं मची हुई, कोई कुछ नहीं मिला हुआ। ऐसा वो कहते हैं हमने सिस्टम सेट किया हुआ है कि अगर आप उसके अंदर चलते रहेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसकी वजह से एक और चीज़ जो सामने आएगी ना, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह जब एवरीथिंग पीसफुली सारा काम हो जाएगा ये, जी, देन दे गोना आस्क फॉर ओलंपिक्स। यस, दैट्स राइट, क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज तो हैं। आर्ट स्टेडियम माजिद भाई, एंड दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड, एंड सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस है। और वो स्टेडियम उन्होंने ऐसे ही नहीं है कि बस स्टेडियम खड़े कर दिए हैं, उनके अंदर तमाम फैसिलिटीज हैं। कोई सोना चाहता है, रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्ट एरियाज हैं, शावर्स ले सकते हैं, स्विमिंग, जिस तरह दुबई ने अपने स्टेडियम्स किए थे ना, लेकिन आर्किटेक्चर और भी ज्यादा वाव है, और भी ज्यादा हाई एंड है इनका जो इन्होंने बनाए हैं। यही मेरा कहने का मकसद है। और छोटे से मुल्क में माजिद भाई आर्ट स्टेडियम बनाए हैं, उनके पास ये फैसिलिटी तो पूरी तैयार है। हाँ, जी, तो अब वो डेफिनेटली दे विल आस्क फॉर ओलंपिक्स। यस, कहेंगे भाई कि अगर हमारे पास ऐसा है, सब कुछ है, सब कुछ अवेलेबल है, एंड पीसफुली एवरीथिंग, वहां पर तो कोई हुल्लड़बाजी का तो कुछ है ही नहीं ना, इम्कान कर ही नहीं सकते आप, है ना। तो इसलिए वो कहेंगे कि भाई आप हमें चांस दो कि हम यहाँ पर ओलंपिक्स कर सकें। यस, एंड दैट विल बी अ huge thing for Qatar. Yes. Yeah, कि बाबा इतनी छोटी सी आबादी 2.9 मिलियन होस्टिंग ओलंपिक्स। तो मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट स्टेप उनका ओलंपिक्स की तरफ होगा। बट दे हैव अमेजिंग फैसिलिटीज, क्या वो, यानी वैसा शायद ही आपने कोई देखा होगा स्टेडियम यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में। यस, और वो दुनिया से अलग थलग है। वहाँ पर रिसेशन एंड इन्फ्लेशन वाली चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। वो छोटी स्टेट्स हैं, ये सारी अरब स्टेट्स जो हैं, ये कतर, बहरीन, ओमान, सऊदी इज़ अ वेरी बिग कंट्री, बट अदर्स आर वेरी स्मॉल। तो उनकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं दुनिया सारी में बेशुमार हैं। सऊदी अरब को अगर कंपेयर करें आप, तो यूएई को देना चाहिए ओलंपिक्स, नॉट सऊदी अरब। मैं कोई खिलाफ सऊदी में नहीं कोई जाना चाहेगा भी नहीं। रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं, हालांकि उन्होंने ईज किए हैं, बट नोबडी वांट्स टू गो टू सऊदी। अगेन कोई हमारी बात का भाई बुरा ना मनाए, तो सऊदी में वो कुछ हो नहीं सकता। देखिए ना रिस्ट्रिक्शंस, हाँ जी, क्योंकि देखे ना वहाँ पे लड़कियां जो फॉर एग्जांपल जो आएंगी, विमेन एथलीट्स आएंगी, अब उनको आप कह नहीं सकते कि भाई तुमने काचा नहीं पहनना, यू नो। तो अब दुबई के अंदर तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। वो कहते हैं जी जिसको, वो इतने टॉलरेंट है, वो कहते हैं जिसको जैसे रहना है वो रहे, जिसको कपड़े पहनने हैं वो पहने, जिसको, क्योंकि उनकी अपनी जो बेटियां हैं, उनकी अपनी बेटियां सारे वो हिजाब पहनती हैं और अपने वो अबाए पहनती हैं। लेकिन जो दूसरे टूरिस्ट आए हैं उनको नहीं वो कह रहे कि भाई तुम भी हिजाब और अबाए पहनो, राइट। तो इस तरह से है। तो वो कहने का मेरा मकसद था कि उनके जो जितनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस सऊदी अरब में है, उतनी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो यूएई में नहीं है, बिल्कुल नहीं है यूएई में। और पैसे की कमी नहीं है उनके पास, सऊदीज के पास पैसे की कमी नहीं है, और उनकी भी फैसिलिटीज जो हैं स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज हैं। यस, मगर ये कि इट विल बी नाइस। कतर के अंदर हो सकती है, कतर एंड यूएई के अंदर हो सकते हैं ओलंपिक्स, डेफिनेटली हो सकते हैं जो उनका है। और हम तो पहले यही समझते थे कि यूएई के अंदर जो स्टेडियम्स और जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं बहुत वाव हैं। बट रिसेंटली माय फैमिली मेंबर्स में से कुछ लोग जो हैं जो कतर गए हैं, वो कहते हैं कि जो चीज़ें इन्होंने अब कतर में डेवलप की हैं, दोहा के अंदर जो उनका कैपिटल है, अनबिलीवेबल वो फैसिलिटीज़ हैं, वो आपको बहुत कम देखने में मिलेंगी कहीं और भी। आई मीन नॉर्थ अमेरिका में तो is a dream. And I would love to see Olympics there. Yes, absolutely. Those areas, because यूरोप में, अमेरिका में, यहाँ तो हो चुके हैं, हाँ। चाइना में भी हो चुके हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि मिडिल ईस्ट में होना चाहिए, और मिडिल ईस्ट में भी कहाँ पर, ऐसी जगहों पे, यूएई एंड कतर, क्योंकि दूसरी जगहों पे नाइजीरिया वगैरह, यस दे कर ला सम मनी, बट द ओनली थिंग इज दैट वहां पर वो क्राइम बहुत ज्यादा है। रात को आप निकल नहीं सकते हैं। ये तो रात के 2 बजे भी अगर आप अकेले सड़कों पे फिर रहे हैं, यू हैव नो वरीज एट ऑल। आपने गोल्ड भी पहना हुआ है, वहां पे तो आपका वो बाजू काट देंगे। नाइजीरिया में 6 बजे के बाद अगर आप बाहर निकले, जैसे हम लोग गए थे तो हमें उन्होंने इतना डराया कि जी 6 बजे के बाद होटल में बस बाहर नहीं निकलना,
इसी तरह जोहानिसबर्ग वगैरह में भी आप अगर जाएं तो आफ्टर 6 o'clock वो कहते हैं जी आप होटल्स में रहें, बिल्कुल ये फिरे ना यहाँ पे ऐसे। सही बात तो ये जो इलाके हैं, एंड नॉट बहरेन अभी इतना डेवलप नहीं है, हालांकि इट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी रिच स्टेट, बट कतर एंड यूएई डेफिनेटली दे कैन होल्ड नाउ ओलंपिक्स, डेफिनेटली। कैसी ज़बरदस्त उनकी वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। देयर यू गो।